सबसे पहले तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ हर सोमवार को 44,000 रुपीज़ लूट लो योजना। आप जानते हैं हर सोमवार ये हम लोग जितने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें से 20-20 प्रश्नों की MCQ टेस्ट होती है रात को 8 बजे। तो भविष्य के सोमवारों में जब जब ये टेस्ट होगी रैंक 1, 2, 3 उसे अनअकैडमी का 1 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा, मतलब वो 9,000 रुपये का होता है टाइम्स 3 यानी 27,000 रुपीज़। फिर रैंक 4 से 10 को 1,000 रुपये के अमेज़ॉन वाउचर मिलेंगे और रैंक 11 to 30 को 500 रुपये के अमेज़ॉन वाउचर मिलेंगे। ये अमेज़ॉन वाउचर मतलब क्या, वो असल में एक सीरियल कोड होता है, आप उसको अपने अमेज़ॉन अकाउंट में लोड करें उतना बैलेंस बन जाएगा जिससे आप अमेज़ॉन से मनचाही चीज़ें खरीद सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंटरनेट पेमेंट, सब कुछ। अब वैसे तो ये क्विज़ आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये इनाम जीतने हैं तो जब ये क्विज़ लाइव हो रहा हो यानी कि हर सोमवार रात 8 बजे तब आपने इसे देना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये उपलब्ध है। हालांकि इन्होंने अपने मोबाइल ऐप में कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप हिंदी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपने एक जगह कोने पर एक बटन होता है वहाँ से चेंज द लैंग्वेज टू हिंदी ऐसा करना होगा। सो हिंदी में भी उपलब्ध है। अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है वो तो 3 महीने बाद हम लोग देखेंगे। ऐसी गलतफहमी उनको पेटीएम के कैशबैक डिस्काउंट और दूसरे ऑफर में भी थी, लेकिन जैसे जैसे स्टार्टअप कंपनी का यूज़र बेस बड़ा हो जाता है तो फिर वो ऐसे डिस्काउंट, फ्री बाइस, गिफ्ट, इनाम वो सब कम करते हैं। तो अभी चल रहा है तो ले लो, फिर सोच रहे हो कि 3 महीने बाद देखें। 3 महीने बाद होगा कि नहीं उसकी प्रिडिक्ट करना मुश्किल। ठीक है, तो आपका इनाम लगे तो भी बेस्ट है और नहीं इनाम लगे तो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो मिल ही रहे। तो जम के इसका फ़ायदा उठाइए और उसके रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। खैर अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि 19 मार्च शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 और 2 पे उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े विज्ञापन हैं। हालांकि उसमें जानने लायक एक चीज़ ग्रामीण आवास अभिलेख घरौनी योजना, जिसमें ये अलग अलग सरकारी स्कीम में जो गरीबों के मकान बनवाए जाते हैं और उसका मालिक कौन, ओनरशिप सर्टिफिकेट टाइटल वो घर की महिला के नाम पे बनाया जाएगा। हाँ, तो इससे क्या फ़ायदा है? एक तो फ़ायदा ये कि महिला के हाथ में वो प्रॉपर्टी होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बाद घर से निकाल देगा पति, वो सब डेंजर थोड़े कम हो जाए क्योंकि उसके नाम पर ही मकान है। दूसरा, आपके पास मकान का वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट है तो बैंकों से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। तीसरा, ये सब ओनरशिप टाइटल सर्टिफिकेट्स सरकार ड्रोन मैपिंग और सर्वे के बाद बनाएगी और उसे डिजिटली इशू किया जा रहा है, तो उसमें हो सकता है वो सब GPS कोऑर्डिनेट्स और लैंड मैपिंग के साथ हो। तो आगे चल के गाँव के जो दबंग लोग ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण करते हैं, लैंड ग्रैबिंग, एनक्रोचमेंट, तो उसे साबित करना भी आसान हो जाएगा। GPS का ही नाम लिया है तो हाईवे मिनिस्ट्री ने कहा है भविष्य में 1 साल में हम सारे फिजिकल टोल बूथ हटा देंगे और जितना भी टोल कलेक्शन होगा वो GPS और फास्ट टैगिंग टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। खैर अभी ये तो ड्राफ्ट स्टेज में, जब फाइनलाइज हो तो अब और उसे हम बेहतरी से पढ़ेंगे। इकोनॉमी के अन्य समाचार में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड, मतलब इमारत निर्माण में काम करने वाले मजदूर, तो उनके लिए अलग अलग राज्य सरकारों के फंड बने होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार इन मजदूरों को पेमेंट करता है, उसमें से कुछ काट के उन्होंने इस वेलफेयर फंड में डालना होता है और फिर उस मजदूर को वहाँ से कुछ पेंशन मिले या इमरजेंसी में थोड़ी मदद मिले, हैंडीकैप हो गया हो तो मुआवजा कॉम्पेंसेशन मिले वगैरह। कोरोना क्राइसिस के दौरान यूनियन गवर्नमेंट ने सब स्टेट्स को बोला था कि ये जो वेलफेयर फंड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, उसमें से पैसा यूज़ करिए लेकिन 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये सब कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी और दूसरा ये सब माइग्रेंट वर्कर्स, उनके वेलफेयर के लिए कुछ टेम्पररी शेल्टर बनाया, खाना खिलाया, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सीधा उनके बैंक खाते में 1-1, 2-2 हज़ार रुपये आप ट्रांसफ़र करो ताकि बाज़ार से उसको जो खरीदना है वो खरीद सके। हाँ, तो मतलब ये तो सब अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जगह हाउस होल्ड असेंशियल किट्स, मतलब वो ये करेंगे कि अपने मनपसंद बिजनेस कंपनी जो कि वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी को करप्शन में, इलेक्शन फंड में पैसा देती हो, उससे स्टेनलेस स्टील के बर्तन, अम्ब्रेला, छतरियाँ, लैंटर्न, लालटेन, बाइसिकल, ये सब खरीद के ऐसी सब किट बना के मज़दूरों को दी जा रही है। अभी हर एक मज़दूर को हर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं, सम पीपल में ऑलरेडी है अम्ब्रेलाज, तो वापस छाता क्यों देना है जब उसके पास हो। लेकिन ऐसा करके सारा पैसा उड़ाया जा रहा है। पॉसिबल कन्फ्यूजन विद द बिजनेसमैन। केंद्र सरकार ने इसकी निंदा की है। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकती है? कुछ लोगों का ये मानना है कि सीधा ही 1-2 हज़ार रुपये वर्कर के खाते में जमा कर देंगे तो हो सकता है उसका तो वो शराब पी ले या जुए में हार जाए, सो बेटर वी प्रोवाइड देम सम फिजिकल आइटम्स। हालांकि उसका भी वे फॉरवर्ड पॉलिसी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो सकता है, सभी को
एक डंडे से हाँकने की जगह उनसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, जैसे अम्ब्रेला चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टिंग द ऑप्शन, जैसे हम टीवी चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से चैनल सब्सक्राइब करने, ऐसा कुछ होना चाहिए। खैर, नेक्स्ट मुद्दा है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। खनन का विकास और नियंत्रण, उसके कानून को सुधार करने के लिए प्रपोजल ये है कि कैप्टिव माइनर्स 50% ऑफ द कोल प्रोडक्शन बाजार में बेच पाएंगे। समझते हैं, देखिए एक तो होता है कोल इंडिया जो सरकारी कंपनी है और वो कोयला खोद के अलग अलग कंपनियों को सप्लाई करती है, तो वो हुआ कमर्शियल माइनिंग, व्यावसायिक उद्देश्य से कोयला खनन हुआ। लेकिन सामने ये टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, एसीसी सीमेंट, ये सब कंपनियों को भी सरकार कोल माइनिंग के राइट्स देती है, पर वहाँ कंडीशन होती है कि कैप्टिव यूज़ के लिए ही, मतलब आपने ये जो कोयला निकाला अपना स्टील प्रोडक्शन, अपना सीमेंट प्रोडक्शन, उसी में यूज़ करना है, आप किसी और को बेच नहीं सकते। यू कैन नॉट सेल इट इन द मार्केट, यू ओनली यूज़ इट फॉर योर ओन इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पर्पस। लेकिन ये नए सुधार में कि नहीं, आप जितना कोल माइनिंग कर रहे हैं उसका भी 50% यू कैन सेल इट इन द मार्केट। हाँ, तो इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, आप समझिए कोरोना के चलते स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में तो इतनी डिमांड नहीं होगी अभी, लेकिन उनके पास एक कोल माइनिंग के राइट्स हों तो सामने किसी और इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो बल्क केमिकल्स को गर्म करने के लिए, उबालने के लिए ज़रूरत हो, तो कोयले को उसको बेच सके और कुछ पैसा आ जाए स्टील सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री को। इसके अलावा इकोनॉमी में जितने समाचार है कुछ काम का नहीं, वही IRDAI सोच रहा है पैंडेमिक पूल बनाया जाए और उसमें सब अलग अलग योजनाओं का पैसा है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का, और फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को भविष्य में जब भी कोई पैंडेमिक हो तो उसके नुकसान की भरपाई हो। भाई ये सब अभी प्रपोजल स्टेज में है, इसको पहले आगे बढ़ने दो फिर देखेंगे। उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर में FDI बढ़ाकर 74% करेंगे, तो वो तो मैंने आपको कहा था विन 21 सीरीज़ में हम अगले मंगलवार देखने वाले। इकोनॉमी के बाद आगे बढ़ते हैं, एनवायरनमेंट। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये चीज़ क्या थी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी रोड मिनिस्ट्री ने उसकी कुछ ड्राफ्ट पॉलिसी लगाई है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, वो मैंने इधर लिख दिए, आराम से पढ़ लेना, जो चीज़ आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं, तो 20 मिनट और वीडियो खींचना नहीं इसका। हाँ, तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, पुराने व्हीकल कबाड़ी में डाल दिए जाएँ तो उससे जो ज़्यादा एमिशन होता था वो प्रदूषण कम हो जाए। अभी प्रदूषण का ही नाम लिया तो मीट इंडस्ट्री, मांस उद्योग, उससे भी बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। प्रश्न वो कैसे भाई, आप जो भी कैटल, पिग, पोल्ट्री, उसको भी मांस बनाने के लिए पहले आपने उनको खाना खिलाना होगा, तो फिर उनके शरीर से भी जो गोबर और मीथेन गैस वगैरह एमिट होती रहती है, इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। तो फ्रेंच सिटी लियोन, उसके मेयर जो कि ग्रीन पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सभी स्कूलों में दोपहर को कैंटीन कैफेटेरिया में जो खाना मिलता होगा उसमें मीट नहीं परोस सकते, ऐसा नियम बना दिया। तो अपोजिशन पार्टी वाले धमाल कर रहे हैं। पहला कि फ्रांस के पिग, चिकन, मीट, उसके जितने भी फार्मर्स और बूचर्स, कसाई हैं, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी ऐसा करने पर। दूसरा, ये सब एलिटिस्ट और मॉरलिस्ट फूड चॉइसेस पर आप अपने मूल्यों को क्यों लागू कर रहे हैं, जनता को फ्रीडम होना चाहिए। तीसरा, ये शहरी इलाकों के एनवायरनमेंट के सब बुद्धिजीवी, ग्रेटा थनबर्ग टाइप के, वो फ्रांस की ट्रेडिशनल कंट्री रूरल वैल्यूज़, गांव के ये हमारे मूल्य हैं कि वो मुर्गी पका के खानी चाहिए, और आप ये सब हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं। याद करो, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि फ्रांस में कुछ शहर के लोग गांव में बसने जाते हैं और फिर कोर्ट में केस करते हैं कि गांव में ये चर्च की घंटी बजती है तो हमको डिस्टर्ब हो रहा है, ये गांव में गोबर की बदबू आती है तो हमको डिस्टर्ब हो रहा है। तो फ्रांस सरकार कुछ ऐसा भी एक कानून बनाने जा रही है कि रूरल वैल्यू के सामने ऐसे सब कोर्ट केस नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, मीट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रिशन, पोषण के लिए भी ज़रूरी है, तो ये वेजिटेरियनिज्म की सब चीज़ें हम पर मत थोपिए वगैरह। खैर, ये प्रीलिम के लिए मुद्दा नहीं है कि कौन से सिटी में बैन किया गया, लेकिन मेंस में जब आप बातें करते हैं एनवायरनमेंट वर्सेस अदर थिंग्स, डेवलपमेंट डिबेट, या फिर पेपर 4 में एनवायरमेंटल एथिक्स, तो ये सब भी गौर करने के विषय। पेज 1 पर आगे समाचार हैं, पूसा FSF यानी फार्म सन ब्रिज। हाँ, तो ये चीज़ क्या है, सोलर पावर से चलने वाला बड़ा सा रेफ्रिजरेटर जिसमें किसान अपने वेजिटेबल फ्रूट्स स्टोर कर सकता है ताकि गर्मी में वो बिगड़ नहीं जाए, और उसने डिस्ट्रेस सेल, मतलब दाम गिर जाएंगे या बिगड़ जाएगा मेरी चीज़, ऐसा करके जल्दी जल्दी बेचना नहीं पड़े, फ्रिज में वो स्टोर करे, जब बाज़ार में अच्छा प्राइस चला हो तब बेचने को जाए। और कई गाँव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सीधा नहीं होता, तो यहाँ तो सोलर पावर से ही ये सब फ्रिज, उसकी बैटरी चार्ज होगी, वो चलेगा। इसकी खास बात यह है कि भारत की वीमेन साइंटिस्ट, महिला वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। तो अपना मेंस पेपर 3 उसमें होता है अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, तो अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस में वो सब इसरो करते रहते हैं। और अब एक दूसरा मुद्दा मिला, कोरोना कोरोना कोरोना, तो इसके अलावा ये भी महिलाओं ने किया, ये लिख सकते हैं। और पूसा FSF क्या है, तो वो कोई राइस की वैरायटी नहीं है, वो असल में सोलर फ्रिज है।
ये सब साइंस की बात की है तो याद करो कुछ दिन पहले हमने देखा AICTE ने नए नियम बनाए कि जिन्होंने 11-12 में मैथ्स फिजिक्स ना भी पढ़ा हो तो उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो नीति आयोग के कुछ सदस्यों ने उसकी आलोचना की है कि नहीं, मैथ्स फिजिक्स चाहिए तभी बायोटेक्नोलॉजी और बाकी कोर्स वो समझ पाएगा वगैरह। और साइंस में ही और एक समाचार, कोरोना वैक्सीन। तो याद करो मित्रों, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वगैरह बहुत सारी हैं। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट की कौन सी वैक्सीन है, वो कैसे बनाई गई है, कौन सी वायरस टेक्नोलॉजी है उसमें, उसकी एफिकेसी यानी वो कितना प्रभावी है और कितने डोज चाहिए, वो पूरी लिस्ट आज एक्सप्लेन सीरीज में इन्होंने दी है। मैंने इधर एक्सेल फाइल में ऐड कर दिया, आराम से ये पढ़ लेना। आगे समाचार है इंटरनेशनल रिलेशन। तो पेज 1 पे ही सबसे बड़ी हेडलाइन है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शांति प्रस्ताव की बात की। इन द ईयर 2019 जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था और कश्मीर अब से भारत का एक यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर होगा, तब से ही पाकिस्तान वाले बोल रहे थे नहीं, अब तो कोई शांति मंत्रणा नहीं होगी जब तक ये आर्टिकल 370 वाली चीज़ आप अंडू नहीं करते। लेकिन फिर अभी इस हफ्ते पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करता है तो उसे सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी में आसानी होगी, सारा सामान यहाँ से आप रेलवे, रोड, हाईवे वगैरह से भेज सकते हैं। तो हम तो तैयार हैं, लेकिन इंडिया ने पहल करनी होगी। और फिर पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने भी ये कहा है कि वापस शांति मंत्रणा शुरू करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के 4 पिलर्स गिनवाए हैं। पहला पिलर कि पाकिस्तान के भीतर और बाहर दीर्घकालीन शांति, लॉन्ग लास्टिंग पीस विद इन एंड आउटसाइड। दूसरा पिलर नॉन इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेबर्स, पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तीसरा ट्रेड कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। चौथा इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेंगे। अब प्रश्न ये, अचानक से इनको सब मतलब हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो इनको गुलाब का फूल दिया नहीं। उसका ये कारण है, कुछ दिन पहले याद करो सी राजा मोहन की कॉलम में हमने पढ़ा था कैसे इंडियन डिप्लोमेट्स ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस के एक्शन लिए जाते हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और भारत के डिप्लोमेट इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट भी हो जाए। उस डर में ये लोग कि हमारे देश में फिर कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आएगा, सोच के ये दे वांट टू इम्प्रूव द रिलेशन। दूसरा कारण, पाकिस्तान में कोरोना के चलते इकोनॉमिक स्लो डाउन है और उससे पहले पुलवामा अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क बढ़ा के 200% कर दिया था। तो मतलब भारत में वो जो भी एक्सपोर्ट करते होंगे थोड़ा बहुत, वो तो धंधा पहले भी बंद था और कोरोना में और प्रॉब्लम आ गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने पाकिस्तान को लोन में पैसा दिया है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी शर्तें हैं कि उन्होंने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा के खर्चे कम करने होंगे। तो वो तो तभी हो सकते हैं जब भारत के साथ शांति चले, वरना बॉर्डर पे दोनों ही देशों ने बहुत खर्चे करने होंगे। और दूसरा, ये IMF के लोन में कंडीशन है कि पाकिस्तान ने अपनी गवर्नमेंट कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी होगी, और ऐसा नहीं कर सकते तो उन सब गवर्नमेंट कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर दे। लेकिन वो सब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने तो इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट बढ़े, या इंडिया का सामान पाकिस्तानी रेलवे में, कार्गो में, कंटेनर में भर भर के तुर्कमेनिस्तान वगैरह तक पहुंचाने की कुछ कोशिश हो तो प्रॉफिट हो सकता है। सो दे रिक्वायर आवर सपोर्ट। पांचवा, पहले ये लोग सऊदी अरब वगैरह से लोन लेते थे, लेकिन वो देश भी अब लोन का पैसा वापस मांग रहे हैं। सो ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट। तो आर्थिक सुरक्षा के लिए अब वो शांति की बात कर रहे हैं, जो कि असल में खुशी की बात है भारत के लिए। US प्रेसिडेंट बिडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको लगता है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, आई थिंक ही इज़ अ किलर। इस पर पुतिन ने ये जवाब दिया है, इट टेक्स वन टू नो वन, यानी कि जो खुद कातिल होता है वही दूसरे कातिल को पहचान सकता है। मतलब उनका टशन है, उनको वो डिफेंड है कि मैं किलर नहीं, बस कि तुम हो तो तुम मुझे पहचान सकते हो। यही लॉजिक अगर इंडियन पॉलिटिक्स में लागू करे तो कांग्रेस BJP एक दूसरे को एक्यूज़ करते हैं कि आपने दंगे करवाएं, तो उसमें भी सोचो क्या आर्ग्यूमेंट सामने बनेगा। और जब मृणाल पटेल अपने YouTube वीडियो में बोलते रहता है ये क्लिक बेटिंग करते हैं वो लोग और वो कोचिंग माफिया है, तो उनका भी ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आप खुद भी कोचिंग माफिया और क्लिक बेटर हैं, इसलिए आपको पता है इट टेक्स वन टू नो वन। रशिया का ही नाम लिया है तो वहाँ पर मॉस्को पीस कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के लिए, जहाँ पर अफगानिस्तान के नेता पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भी आए थे। खैर, तो फ्रंट पेज पे जो काम के समाचार हमने देखे, बाकी तो वही सब, वेस्ट बंगाल इलेक्शन, खिला होबे नहीं होबे, EVM टेम्पर होबे नहीं होबे, सब चलता है, काम का नहीं। पेज 4, 5, 6, 7, 8, 9 में कुछ काम का नहीं, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट ही है या स्टेट के ऐसे समाचार जो एग्जाम में काम के नहीं। पेज 10 पे चलें, दो पैराग्राफ के छोटे कॉलम लेफ्ट साइड में, एक तो अशोका यूनिवर्सिटी और वहाँ प्रोफेसर थे प्रताप बानू मेहता, जो कि मोदी सरकार के बारे में बहुत ही एंटी गवर्नमेंट टाइप की चीज़ें
इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में लिखते रहते थे। तो ये अशोका यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्टी होंगे उन्होंने इसको कुछ बोला होगा कि थोड़ा लिमिट में रहिए, तो इनको मज़ा नहीं आया, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कि एकेडमिक फ्रीडम खतरे में है और फिर ये सब लोग कूद पड़े इसमें, तो भाई ये कुछ अपनी एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं, क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। मित्रों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आप चला रहे हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपको पैसा कमाने के अवसर मिल सकते हैं। जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान, उसका सब सर्वेक्षण करना हो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को उसमें लगा दिया जाए और सरकार से 100 रुपये पर सर्वे फॉर्म चार्ज किए जाएँ। फिर अलग अलग रिसर्च फंडिंग, ग्रांट के पैसे वगैरह बहुत कुछ होता है। फालतू में एंटी गवर्नमेंट चीज़ें लिखती जा रहे हैं तो फिर हो सकता है ऐसे सब प्रोजेक्ट में अलग अलग मिनिस्ट्री वो अपना फंडिंग कम कर दे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसके जो भी ट्रस्टी ओनर हैं उनके दिमाग में क्या है, प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं, धर्मदान के लिए नहीं चला रहे हैं वो। तो मेंस पेपर 4 की आदर्श एथिक्स वर्सेस प्रैक्टिकल लाइफ की प्रैक्टिकल एथिक्स, वो दोनों में फ़र्क होता है। दूसरा छोटा कॉलम है दिल्ली में लेबर सर्वे कुछ काम का नहीं। तीसरा है प्रिट्जगर प्राइज, वो आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, स्थापन कला, और फ्रांस के 2 आर्किटेक्ट को ये मिला है। खैर उनके नाम वैसे काम के नहीं, हमें इतना कि प्रिट्जगर प्राइज वो किसके लिए, तो आर्किटेक्चर के लिए फॉर नॉन IAS एग्जाम। पेज 10 के बड़े कॉलम में एक तो वो राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और वो सब बातें, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं है। दूसरा कॉलम है लेटरल एंट्री, पाश्विक प्रवेश। नॉन IAS नॉन गवर्नमेंट प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट दी जाए, ऐसी है लेटरल एंट्री स्कीम। तो फ़ायदे क्या हैं? एक ज़माने में मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बिमल जालन, विजय केलकर, ऐसे सब स्पेशलिस्ट इकोनॉमिस्ट, उनको भी जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्टिंग मिली थी जब वो अपने 30s की एज में थे, और फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते उनको सेक्रेटरी सचिव भी बनाया गया अप टू 40s एज। और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और सब मिनिस्टर और बाबुओं के साथ नेटवर्क के चलते आगे वो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी बने, RBI गवर्नर, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, मेंबर वगैरह। तो उनको भी फ़ायदा हुआ है और उनके एक्सपीरियंस से देश को भी फ़ायदा हुआ है, भले उन्होंने UPSC एग्ज़ाम न क्लियर की हो। लेकिन सामने चैलेंज क्या है? प्रेजेंट नोटिफिकेशन ऑफ UPSC फॉर लेटरल एंट्री, वहाँ पर लिखा है कि मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 10 से 15 साल का अनुभव चाहिए। उस हिसाब से एवरेज निकाले तो 38 to 45 ईयर्स वाला प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अगर 38 to 45 एज में जो प्राइवेट सेक्टर में जिसका धंधा ठीक से चल रहा है तो वो तो धीरे धीरे आजकल ये स्टार्टअप वगैरह के कल्चर में CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, या इवन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रैंक की जॉब उसको मिली हो, या उसका कंसल्टेंसी का धंधा जोरदार चल रहा हो जहाँ पर फ्रीडम है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है और आगे बढ़ने के, तो ऐसे लोग तो नहीं आएंगे। जिनका ठीक से नहीं चल रहा वो आएंगे। तो यहाँ पर ये कॉलमनिस्ट धीरज नायर का ये कहना है कि ये सब जो नियम है उसमें ऐसी सरलता करनी चाहिए ताकि ज़्यादा यंगर एज वाले ज्वाइन करें, क्योंकि 45 एज वाला उसका तो पहले से सब सेट ही होगा, अनलाइकली टू कम। और दूसरा, ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे करीब 3 से 5 साल के लिए, तो टैलेंटेड आर्मी को चिंता होगी कि उसके बाद मेरा क्या होगा। प्राइवेट सेक्टर में रहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे और जॉब्स मिलती रही है, गवर्नमेंट में इतने साल आया तो मेरा एक्सपीरियंस उधर बिल्डअप नहीं हुआ। और सरकारी नौकरी आपको 3 साल के लिए दी भी गई तो 3 साल तो आपको ये सब फाइल में लिखते कैसे हैं, व्हाट आर द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, बजट, अकाउंटिंग, ये सब समझने में चल जाएंगे, दूसरे बाबुओं के साथ नेटवर्क बनाने में, और तभी आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। तो ये सब गौर करते हो, मतलब टैलेंटेड पीपल में नॉट कम, ऐसा धीरज नायर को चैलेंज दिखता है। कहते हैं एथिक्स पेपर 4 में सिविल सर्विसेज के बारे में और मेंस पेपर 2 में रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेवलपमेंट, सोचने लिखने के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं, पेज 11, एक कॉलम है सलमान खुर्शीद, वो याद करो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बेसिकली मुद्दा ये है कि वो बाबरी मस्जिद से पहले एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के मंदिर मस्जिद पे कब्जा किया, उसका क्या करेंगे नहीं करेंगे, केस चलने वाला, भाई वर्डिक्ट आने दो अभी से, क्या है इसमें। दूसरा कॉलम है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में विकास के क्या काम हुए, तो स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आप, उसे पढ़ें। तीसरा है कोरोना क्राइसिस में बुजुर्ग महिलाओं को क्या समस्याएं आई हैं, तो वो तो हम बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को क्या समस्या। कई केस में वो उनके पति का देहांत हो गया, उनके बच्चे अमेरिका यूरोप में रहते हैं, काम वाली बाई सब काम देखती थी, लॉकडाउन में वो नहीं आ रही है, स्मार्टफोन यूज़ करना उनको नहीं आता है अच्छे से, तो वो बिग बास्केट वगैरह से ऑर्डरिंग नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। तो ये तो मतलब मिडिल क्लास और रिच वीमेन की बात हुई। गरीब महिलाओं को क्या प्रॉब्लम होंगी, उनको भी ये सरकार अलग अलग योजनाओं में 1000-2000 रुपये देती होगी, लेकिन कोरोना के चलते वैसे भी चीज़ें महंगी हो गई तो परचेजिंग पावर डिक्लाइन वगैरह वगैरह। तो ये तो वैसे भी लिख सकते हैं बिना पढ़े, आगे बढ़ो। पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज़ में इंग्लैंड की स्टडी कहती है कि वैक्सीनेशन से भी वायरस को रोक नहीं सकते क्योंकि अलग अलग वेरिएंट बन रहे थे, तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरा कि भारत का शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, तो वो तो मैंने आपको आगे बता दिया था। तीसरा RSS के जनरल सेक्रेटरी का
सिलेक्शन कैसे होता है एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। चौथा एक्सप्लेन सीरीज़ अलग अलग कंपनियों के कोरोना वैक्सीन, तो वो मैंने आपको लिस्ट एक्सेल फाइल में दे दिया है। पेज 13 स्टेट स्पेसिफिक समाचार काम के नहीं। 14 भी काम का नहीं। 15 बंगाल चुनाव के बारे में काम का नहीं। पेज 16 पॉलिटी के समाचार। नॉर्थ गोवा में पोरवोरिम, यहाँ पर नए हाईकोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है, प्लेसिस इन न्यूज़। दूसरा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक केस में महिला की छेड़खानी करने वाले मॉलेस्टर को बेल यानी जमानत दी, लेकिन ये शर्त के साथ कि तुम वो महिला के घर जाओ, उससे माफ़ी मांग के उससे राखी बंधवा लो। इस पर सब वीमेन राइट ग्रुप्स सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि ये सब क्या चल रहा है, इस टाइप का पेट्रियार्कियल एटीट्यूड वो जुडिशरी में क्यों है। उन्होंने सिंपली मॉलेस्टेशन एक क्राइम है, उस हिसाब से उसे देखना चाहिए, माफ़ी मांगो, ये सब क्या बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, उसके मेन बिंदु हमने याद करने। पहला, मॉलेस्टेशन मतलब छेड़खानी करना, इट इज़ अ क्राइम। ये कोई माइनर ट्रांसग्रेशन, छोटी वाली गलती नहीं कि बस ऐसे कोर्ट बोल दे तुम थोड़ी कम्युनिटी सर्विस हॉस्पिटल में काम कर लो या राखी बंधवा लो या विक्टिम है उसको गिफ्ट दे दो या उससे शादी कर लो, ऐसा सब यहाँ नहीं बोल सकते, ये गंभीर अपराध है। दूसरा, जो बचाव पक्ष का वकील होता है, डिफेंस लॉयर, वो हमेशा ऐसे आर्गुमेंट देता है, नहीं वो तो लड़की छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी, वो तो दारू पी रही थी, वो तो स्मोकिंग कर रही थी, वो तो अनजान मर्दों के साथ वैसे भी हंसी मजाक करती रहती थी, तो शी वॉज इन्वाइटिंग दैट थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कभी भी ये सब मामलों के हिसाब से बेल देना है नहीं देना है, क्राइम का पनिशमेंट देना है नहीं देना, दैट नीड नॉट बी अकाउंटेड इनटू। डिस्कशन अबाउट द ड्रेस बिहेवियर, पास्ट कंडक्ट, मॉरल्स ऑफ द विक्टिम, वो सब के बारे में वर्डिक्ट में कोई चर्चा नहीं करनी है। और ये सब जितना जेंडर स्टीरियोटाइप है, पेट्रियार्कियल एटीट्यूड, उसको छोड़ना है। फीमेन आर फिजिकली वीक, नीड प्रोटेक्शन, घर के पुरुष ने सब जिम्मेदारी लेनी, ये सब टाइप का एटीट्यूड से बचना चाहिए। हाँ, तो एटीट्यूड टूवर्ड वीमेन, पेपर 4 और वहाँ पर जुडिशरी का भी एटीट्यूड, ये सब सोचने लिखने के मुद्दे। आगे समाचार है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन, वो भारत आएंगे तो भाई आने दो, उसको सब साइन करने दो, फिर देखेंगे अभी से क्या है। पेज 17 पार्लियामेंट में अलग अलग बिल की चर्चा, तो वो मैंने आपको बताया हमने कैसे अप्रोच करना है, उसे पास होने दो। ये करंट अफेयर पीडीएफ वाले को उसकी समरी लिखने दो, फिर देखेंगे। सेल्फ पीएचडी नॉट रिक्वायर्ड। पेज 18 वर्ल्ड न्यूज़, अमेरिका के जॉर्जिया में एक श्वेत पुरुष ने बंदूक से गोलीबारी करके 8 लोगों को मार दिया जो एशियन मसाज पार्लर चला रहे थे वगैरह। सैड न्यूज़, लेकिन हर छोटी चीज़ शूटिंग इंसिडेंट इन यूएसए, काम का नहीं, जेनेरिक टर्म में आप लिख सकते हैं, ब्लैक और एशियन और मैक्सिकन लोगों के सामने हिंसा बढ़ रही है, चिंता का विषय। नेदरलैंड का नेक्स्ट पीएम कौन होगा, काम का नहीं। तांजानिया के लीडर का देहांत हुआ, दुखद लेकिन काम का नहीं। ऑस्ट्रेलिया, उनके पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि ये जो जितने सब डेटिंग ऐप्स होते हैं उसमें कंसेंट का फीचर ऐड करना चाहिए। मतलब वो ऐसी बात कि टिंडर वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे मिलके महिला पुरुष गए एंड व्हेन दे आर डूइंग सेक्स, उससे पहले कि यस मैंने कंसेंट दिया या नहीं दिया, ताकि बाद में जब केस हो तब जो दोनों पार्टी एक दूसरे पर कि कंसेंट दिया था नहीं दिया था, इट वाज अ सेक्सुअल असॉल्ट, नो इट वाज नॉट सेक्सुअल असॉल्ट, उसको प्रूव किया जा सके। हालांकि इस टाइप की चीज़ें ऐप में अगर ऐड की जाए तो सोचो डिजिटल प्राइवेसी, डिग्निटी ऑफ वीमेन, और ऐप को ही हैक करके कोई यस कंसेंट दिया था ऐसा खुद सेटिंग चेंज करवा दे हैकर, इट विल ओपन अ पैंडोराज बॉक्स। तो मतलब सेक्सुअल असॉल्ट जो कि एक गंभीर अपराध है, उसमें ऐसे टेक्नोलॉजी के क्विक फिक्स हर जगह जुगाड़पंथी मारना, इट इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। आगे पेज 19 इकोनॉमी में काम की चीज़ें हमने शुरुआत में ही देख ली। पेज 20 स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं। शरद कमल भारत के पहले टेबल टेनिस प्लेयर बने जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुए, खुशी की बात। लेकिन समझे मित्रों, भारत से अगर 100-150 लोग ओलंपिक में जाने वाले क्वालिफाई करके और रोज़ एक दो के आते रहेंगे समाचार, तो क्या हम काम धंधा छोड़ के वही तैयार करेंगे? नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ एग्जाम। बहुत बड़ी चीज़ हो तो तैयार करना चाहिए। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर, और तैयार हो जाइए सोमवार को इनाम जीतने के लिए।